अपन पढ़ रहे थे बीएससी सेकेंड ईयर का टॉपिक फिजिकल केमिस्ट्री की थर्मोडायनेमिक सेकेंड यूनिट ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री ऑफ बीएससी सेकेंड ईयर। तो इसके अंदर अपना आज का टॉपिक है क्लॉसियस इनइक्विलिब्रिटी यानी क्लॉसियस असमानता। यह असमानता अनुत्क्रमणीय परिवर्तन हेतु महत्वपूर्ण संबंध है, यानी कि इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए क्लॉसियस ने अपनी अवधारणा दी, जिसके अनुसार क्या होता है, जो उत्क्रमणीय प्रक्रम के अंदर जो कार्य किया गया होता है वो हमेशा अनुत्क्रमणीय प्रक्रम से में किए गए कार्य से अधिक होता है, यानी कि W रिवर्सिबल इज ऑलवेज ग्रेटर देन W इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल प्रोसेस में किया गया कार्य W हमेशा ज़्यादा होता है किससे, इरिवर्सिबल प्रोसेस में किए गए कार्य से। ठीक है, तो WREV है W रिवर्सिबल उत्क्रमणीय प्रक्रम में किया गया कार्य, और WIRR है इरिवर्सिबल प्रोसेस में किया गया कार्य। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग क्या होगा, डेल्टा E इज इक्वल टू Q माइनस W, यानी कि आंतरिक ऊर्जा जो होती है वो ऊष्मा और कार्य के माइनस के बराबर होती है। तो इसमें अगर अपन देखें तो डेल्टा E अगर अपन निकालें तो रिवर्सिबल के लिए अलग और इरिवर्सिबल के लिए अलग निकलेगी, और दोनों को अगर अपन बराबर रखें तो क्या होगा, Q रिवर्सिबल माइनस W रिवर्सिबल इज इक्वल टू Q इरिवर्सिबल माइनस W इरिवर्सिबल। तो अगर कार्य हमेशा ज़्यादा है रिवर्सिबल का इरिवर्सिबल से, तो दी गई ऊष्मा भी क्या होगी, हमेशा ज़्यादा होगी सिस्टम की, किससे, इरिवर्सिबल में दी गई ऊष्मा से। ठीक है, तो आपके एंट्रोपी में परिवर्तन क्या हो जाएगा, Q रिवर्सिबल अपॉन T, यानी Q रिवर्सिबल की वैल्यू क्या आ गई, T डेल्टा S। इस पर कई बार आपके छोटे छोटे न्यूमेरिकल से पूछ ले जाते हैं। तो Q रिवर्सिबल इज इक्वल टू T डेल्टा S, ये वाला जो फॉर्मूला है इसे कई बार न्यूमेरिकल पूछ लिए जाते हैं। Q रिवर्सिबल इज इक्वल टू T डेल्टा S। Q है यहाँ पर रिवर्सिबल प्रोसेस की ऊष्मा, और T है यहाँ पर टेम्परेचर, डेल्टा S है यहाँ पर एंट्रोपी में परिवर्तन। ठीक है, इसके बाद ठीक है, तो हमेशा ये क्या बताया गया है कि सिस्टम की जो है आपके वो T डेल्टा S ज़्यादा होगी, इरिवर्सिबल से ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये नीचे इसका फॉर्मूला आता है, डेल्टा S सिस्टम की हमेशा ज़्यादा होगी किससे, इरिवर्सिबल सिस्टम से। ठीक है, तो ये है क्लॉसियस इनइक्विलिटी। नेक्स्ट अपन इसमें देखते हैं एंट्रोपी एज अ क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी, यानी कि स्पॉन्टेनिटी होती है आपके स्वायत्तता के संबंध में एंट्रोपी में परिवर्तन किस तरीके से होगा। तो इसमें बताया गया है स्वतंत्र प्रक्रम क्या होते हैं, अनुत्क्रमणीय होते हैं। अनुत्क्रमणीय होते हैं यानी कि रिवर्सिबल होते हैं। जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं ये हमेशा रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं, जिसके लिए अभी अपन ने देखा था कि डेल्टा S जो है सिस्टम की क्या होती है, हमेशा ज़्यादा होती है किससे, Q बाय इरिवर्सिबल के Q बाय T से। ठीक है, तो उत्क्रमणीय प्रक्रम साम्यावस्था प्राप्त करते हैं, इसलिए अपन क्या लिख सकते हैं इसको, TdS इज इक्वल टू डेल Q रिवर्सिबल। ठीक है, डेल किसके लिए लगाया जाता है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि डेल किसके लिए लगाया जाता है, डेल लगाया जाता है डेल आपके लगाया जाता है सूक्ष्म परिवर्तन के लिए। ठीक है, तो प्रथम नियमानुसार यानी कि ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल टू Q माइनस W। तो इनमें सूक्ष्म परिवर्तन को अपन किस तरीके से दिखाएंगे, DE इज इक्वल टू डेल Q माइनस डेल W। तो अगर अपन को ऊष्मा निकालनी है तो अपन पक्षांतरण करेंगे, तो डेल Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, DE प्लस डेल W। ठीक है, तो समीकरण 3 और 4 से अपन किस तरीके से बता सकते हैं कि TdS हमेशा इक्वल होता है या फिर ज़्यादा होता है DE माइनस DW से। ठीक है, तो और अगर अपन इसे 0 के सापेक्ष में लिखेंगे तो क्या होगा, TdS माइनस DE माइनस DW इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो DW की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, PdV, कार्य को अपन PdV से भी व्यक्त करते हैं। तो ये क्या था आपका, यह समीकरण स्वतः रूपांतरण एवं साम्यावस्था की अवस्थाओं को क्या करता है, व्यक्त करता है। यह समीकरण स्वतः क्रिया रूपांतरण एवं साम्यावस्था की अवस्थाओं को व्यक्त करता है। इसके बाद आता है आपके एंट्रोपी चेंज इन आइडियल गैसेज, जिसमें कि
बताया गया है आपके प्रथम स्थिति बताई गई है जब टेम्परेचर और वॉल्यूम दो चर होते हैं, और सेकंड आपके बताया गया है जब टेम्परेचर और प्रेशर दो चर होते हैं। यानी एक बार तो टेम्परेचर और वॉल्यूम के साथ लेना है अपन को, एक बार टेम्परेचर और प्रेशर के साथ अपन इसको देखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखेंगे अपन एंट्रोपी इन मिक्सिंग ऑफ गैसेस। फिर आता है अपना थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, तो फटाफट अपन देख लेते हैं एंट्रोपी चेंजेस इन आइडियल गैसेस, यानी कि आदर्श गैसों में एंट्रोपी परिवर्तन किस किस तरीके से होता है। तो ऊष्मागतिकी निकाय की एंट्रोपी अवस्था यानी कि टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम तीन चर होते हैं इसकी, इनके साथ बदलती है, जो एक समय पर केवल दो चरों पर निर्भर करती है। तो ध्यान रखना हमेशा ये तीनों चर यानी कि तीनों जो अपने कोऑर्डिनेट्स है टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम, इन तीनों पर निर्भर नहीं करती है, हमेशा किन्हीं भी दो चर पर निर्भर करेगी। तो फर्स्ट वाली कंडीशन में अपन लेंगे टेम्परेचर और वॉल्यूम को, और सेकंड वाली जो कंडीशन होगी उसमें अपन लेंगे टेम्परेचर और प्रेशर को। तो प्रथम स्थिति अपन देखते हैं जब टेम्परेचर और वॉल्यूम दो ही इसके चर प्रेजेंट हैं। तो माना कि एक मोल गैस है अपने पास, एक मोल आदर्श गैस है जिसका टेम्परेचर T है और दाब P है और वॉल्यूम जो है वो V ग्रहण करती है। तो एंट्रोपी क्या होगी, अपने देखा था ds इक्वल टू डेल क्यू रिवर्सिबल अपॉन T। तो डेल क्यू रिवर्सिबल को अपन किस तरीके से लिख सकते हैं, dE प्लस PdV प्रथम नियम के अनुसार। ठीक है ना, प्रथम नियम क्या होता है, E इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू। ठीक है, तो Q अपन इधर ले गए तो Q इजकल टू क्या हो गया, E प्लस डब्ल्यू, और W को अपन ने यहाँ क्या लिख दिया, PdV। ठीक है, तो ऊपर जो अपना था ds इजकल टू Q रिवर्सिबल बाई T, इसमें Q रिवर्सिबल की अपन ने ये फॉर्मूले से अपन ने प्रथम नियम के अनुसार इसकी वैल्यू रख दी। तो अपने पास आता है ds इज इक्वल टू dE प्लस PdV बाई T। अब जो अपने टेम्परेचर है वो दोनों के नीचे है, dE के नीचे भी है और PdV के नीचे भी है, तो अपन इसको अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, यानी कि dE बाई T प्लस PdV बाई T, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो CV क्या होता है, CV होता है dE बाई dt, या फिर dE इजकल टू CV dt भी अपन लिख सकते हैं। तो ऊपर जो अपन ने dE लिखा था उसकी जगह अपन CV dt भी लिख सकते हैं। तो ds इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, CV dt बाई T प्लस PdV, और गैस समीकरण क्या होता है, PV इजकल टू nRT। तो P क्या हो जाएगा, nRT बाय V। तो एक मोल के लिए क्या हो जाएगा, N की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो P इजकल टू क्या हो जाएगा, RT। तो P की जगह अपन क्या रख देंगे, वर्क की जगह अपन ने क्या लिखा था, कार्य की जगह PdV लिखा था, और उसका जो प्रेशर है उसकी जगह अपन लिख देंगे RT बट्टे V। तो अपनी समीकरण हो जाएगी ds इज इक्वल टू CV dt बाई T प्लस R dV बाई V। अब आगे अपन देखते हैं कि समाकलन करने पर इस समीकरण का अगर अपन समाकलन करेंगे तो क्या होगा, इंटीग्रेशन का साइन आएगा, ds इज इक्वल टू इंटीग्रेशन CV dt बाई T प्लस R इंटीग्रेशन dV बाई V। फिर आगे इसमें आता है S, यानी कि एंट्रोपी इज इक्वल टू CV ln T प्लस R ln V प्लस S नॉट। S नॉट होता है यहाँ पर समाकलन स्थिरांक या फिर इंटीग्रेशन कॉफिशिएंट। तो प्रारंभिक अवस्था के लिए, यानी कि दो अवस्था लेते हैं अपन इसमें, S1 और S2। प्रारंभिक अवस्था के लिए क्या हो जाएगा, CV ln T1 प्लस R ln V1 प्लस S नॉट। इसी तरीके के लिए अंतिम अवस्था के लिए क्या लिखेंगे अपन, S2 यानी कि CV ln T2 प्लस R ln V2 प्लस S नॉट। तो प्रारंभिक अवस्था के लिए एंट्रोपी S1 है, टेम्परेचर जो है वो T1 है और वॉल्यूम V1 है। इसी तरीके से अंतिम अवस्था के लिए अपन ने क्या लिया है, एंट्रोपी S2 ली है, टेम्परेचर T2 लिया है और वॉल्यूम जो है वो V2 लिया है। तो डेल्टा S यानी कि अंतिम अवस्था से प्रारंभिक अवस्था की अगर एंट्रोपी को अपन घटाएंगे तो क्या आएगा, डेल्टा S इज इक्वल टू S2 माइनस S1 इज इक्वल टू CV ln T2 बाई T1 प्लस R ln V2 बाई V1। ठीक है, तो और अगर V1 और V2 बराबर होते हैं तो ये वाला पद क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल हो जाएगा, R ln V2 बाई V1। तो अपने पास क्या आएगा, डेल SV, यानी कि एक मोल आदर्श गैस हेतु स्थिर आयतन पर एंट्रोपी परिवर्तन किसके बराबर होगा, CV ln T2 बाई T1 के। ठीक है, और अगर इसी में अपन दूसरी कंडीशन रख दे, पहली कंडीशन तो अपन ने क्या रखी, देखिए ये वाला जो फॉर्मूला है
डेल एस वाला, डेल एस यानी S2 माइनस S1, इसमें अपन दो चीज़ें रख रहे हैं। पहले पद में तो क्या है T2/T1 है और दूसरे में क्या है V2/V1 है। तो एक बार अपन ने क्या किया, वॉल्यूम बराबर कर दिए V1 V2, तो अपने पास ये फॉर्मूला आ गया, ठीक है। और एक बार अपन क्या करेंगे, नीचे वाले फॉर्मूले के लिए टेम्परेचर बराबर रख देंगे, T1 T2 अगर अपन बराबर रखेंगे तो क्या आएगा अपने पास, डेल एस टी यानी कि 1 मोल आदर्श गैस हेतु स्थिर ताप पर एंट्रोपी परिवर्तन क्या आ जाएगा, Rln V2/V1। तो इन पर न्यूमेरिकल भी पूछ ले जाते हैं और कई बार ये जो है आपके डेरिवेशन भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये थी प्रथम स्थिति, ठीक है। क्लॉसियस इनइक्विलिब्रिटी देखिए अपन ने, जिसमें कि उसके बाद अपन देख रहे हैं एंट्रोपी चेंज इन आइडियल गैसेस, यानी कि आदर्श गैस के में एंट्रोपी परिवर्तन, जिसमें दो स्थिति मैंने आपको बताई, जिसमें एक में लिया अपन ने टेम्परेचर और वॉल्यूम। अब नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे उसमें लेंगे अपन टेम्परेचर और प्रेशर, वो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो ये डेरिवेशन आप अच्छे से करिएगा, ठीक है। इन पे फॉर्मूला भी पूछ लिया जाता है और कई बार ये छोटा सा डेरिवेशन भी पूछ लिया जाता है। थैंक यू। बताई थी, पहली कंडीशन थी जब टेम्परेचर और वॉल्यूम दो चर होते हैं, और सेकंड जो कंडीशन थी वो थी जब टेम्परेचर और प्रेशर दो चर होते हैं। तो फर्स्ट वाली कंडीशन तो अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ ली थी, जिसमें क्या था, टेम्परेचर और वॉल्यूम थे अपने पास। अब है अपने पास टेम्परेचर और प्रेशर। तो अपन देखते हैं अगर टेम्परेचर और प्रेशर ये दोनों चर होते हैं तो एंट्रोपी चेंज कैसे होता है आइडियल गैस के अंदर। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि गैस नियम जो है अपना वो क्या है, PV = nRT, और अपन हमेशा 1 मोल गैस लेते हैं किसी भी प्रोसेस को प्रोसीड करने के लिए। तो n की वैल्यू यहाँ पर 1 हो जाएगी, तो क्या आएगा, PV = RT। इसमें से अगर अपन वॉल्यूम निकालते हैं तो V की वैल्यू क्या आ जाएगी, RT/P। तो लास्ट में जो ये नीचे समीकरण दे रखा है, समीकरण ए, जो नीचे वाला समीकरण है, समीकरण ए, यानी कि समाकलन किया गया है ds इंटीग्रेटेड ऑफ CV dt/T प्लस R इंटीग्रेशन dV/V। इसके अंदर अगर अपन इसके अकॉर्डिंग देखते हैं तो क्या हो जाएगा, S = CV ln T प्लस R ln RT/P प्लस S0। तो अपने पास फॉर्मूला होता है Cp - CV = R। R है यहाँ पर गैस कांस्टेंट, तो इसमें से अगर अपन को CV की वैल्यू निकालनी है तो क्या होगी, वो Cp - R। तो ये CV की वैल्यू अपन क्या करेंगे, इस समीकरण में रख देंगे। तो क्या आएगा अपने पास, S = Cp - R ln T प्लस R ln RT/P प्लस S0। इसको आगे अगर अपन सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट वगैरह हटाते हैं, तो अपने पास आता है S = Cp ln T माइनस R ln T प्लस R ln R प्लस R ln T माइनस R ln P प्लस S0। S0 है यहाँ पर समाकलन स्थिरांक, ठीक है। फिर इसके बाद आता है S = Cp ln T। इसमें जो समान पद होंगे वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो अपने पास आएगा S = Cp ln T माइनस R ln P प्लस R ln R प्लस S0, ठीक है। तो R ln R प्लस S0 को अपन क्या करेंगे, S0 डैश द्वारा व्यक्त करेंगे, जो कि एक अन्य स्थिरांक है। तो अपने पास S की वैल्यू क्या आ जाएगी, Cp ln T माइनस R ln P प्लस S0 डैश। अब प्रारंभिक और अंतिम अवस्था के लिए जैसे अपन ने लास्ट क्लास में किया था, डेल्टा S निकालेंगे, S1 और S2। S1 क्या है यहाँ पर अपनी प्रारंभिक अवस्था है और S2 है यहाँ पर अंतिम अवस्था। तो इसके लिए डेल S निकालेंगे तो अपने पास फॉर्मूला आएगा Cp ln T2/T1 माइनस R ln P2/P1, ठीक है। तो इसके अंदर वही दो कंडीशन अगर अपन लगाते हैं, अपने पास दो पद हैं, टेम्परेचर और प्रेशर। तो पहले में अपन प्रेशर बराबर कर देते हैं P1 और P2। तो अपने पास फॉर्मूला क्या आएगा, डेल SP = Cp ln T2/T1 स्थिर दाब पर एंट्रोपी में परिवर्तन। इसी तरीके से अगर अपन टेम्परेचर अगर बराबर कर देते तो अपने पास क्या आएगा, T1 = T2 कर देते हैं, तो अपने पास क्या फॉर्मूला आएगा, डेल ST = माइनस R ln P2/P1 यानी कि स्थिर दाब पर एंट्रोपी में परिवर्तन। तो फर्स्ट आया स्थिर दाब पर एंट्रोपी में परिवर्तन और सेकंड आया स्थिर ताप पर एंट्रोपी में परिवर्तन। तो ये था अपना एंट्रोपी चेंज इन आइडियल गैसेस, जो कि अपन ने देखी।
एंट्रोपी चेंज इन आइडियल गैसेस जो अपन ने देखी दो तरीके से, प्रथम स्थिति में अपन ने क्या लिया है, टेम्परेचर और वॉल्यूम लिया है, और सेकंड स्टेज में अपन ने क्या लिया है, टेम्परेचर और प्रेशर। तो इस तरीके से ये थी एंट्रोपी चेंज इन आइडियल गैसेस, आदर्श गैसों में एंट्रोपी में परिवर्तन। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखेंगे एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग। ठीक है, यानी कि एंट्रोपी चेंज इन मिक्सिंग ऑफ गैसेस, गैसों को जब आपस में मिक्स किया जाता है तो एंट्रोपी में किस तरीके से परिवर्तन आता है। थैंक यू।